हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कल के इंट्रोडक्शन के बाद से। कल हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले क्या थे, अलजेब्रिक फॉर्मूले क्या थे, या हमने एपी देखा था, जीपी देखा था, या नंबर लाइन देखा था। ठीक है, अब उसके आगे से हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। क्या है हमारा टॉपिक आज? यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे किसी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे पता किया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझसे कहा जाए कि 2 टू दी पावर 31 का 2 की घात 31 का यूनिट डिजिट क्या है। मतलब हमको पीछे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, बाकी के अंकों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 का पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 60 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10 1024। तो ये जो है हमने केवल 2 की घात का ये 10 घात तक हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक पैटर्न देखिए आप। 2 की घात 1 जब होता है तो होता है 2, 2 पे होता है 4, 3 पे 8, 4 पे 16। ठीक, अब इसके बाद से देखिए क्या वापस से यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है क्या? 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ऐसा ये रिपीट होता जाएगा, ऐसा ये रिपीट होता जाएगा। मतलब ये केवल इतने ही इकाई के अंक इसमें आ सकते हैं, इससे ज्यादा इकाई का अंक इसमें नहीं आ सकता, केवल 2 4 8 6 2 4 8 6। तो समझने की बात यह है कि जैसे 2 की घात 1 था तो 2 आया, अगला 2 की घात मतलब 2 कब आएगा इकाई के अंक पे? जब उसकी घात 5 होगी या 9 होगी, है ना। तो रिपीटिशन जो है कितने का हो रहा है, मतलब एक साइकिल कितने का चल रहा है? 4 का चल रहा है, एक साइकिल जो है 4 का चल रहा है। तो जैसे मान लो 2 की घात मैं 8 पे आके रुका, 2 की घात 8 पे जब मैं आके रुकूंगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। वैसे ही 2 की घात 12 पे भी मैं जाके रुकूंगा तब भी मेरा इकाई का अंक 6 होगा, 2 की घात 16 पे भी जाके रुकूंगा तो इकाई का अंक 6 होगा। तो इस प्रकार से अब जैसे मान लो कि 2 की घात 31 है, तो इस घात को हम क्या करेंगे कि ये 4 का सीक्वेंस बन रहा है, तो इस 4 से डिवाइड कर दो 31 को, तो 7 चौके 28, बच गए 3। ठीक है, क्या हो गया? बच गया 3। अब आप समझिए इस बात को कि 2 4 8 6 ये 4 4 का पेयर है, ये 4 के पेयर्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला साइकिल ये जो हमने 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये आया 7। इसका मतलब ये है कि ये साइकिल 7 बार चला, एक बार चला तो 4 हो गए, 2 बार में 8 12 16 20 24 28, ऐसे करके ये 7 बार में हम जब 7 राउंड चले तो 28वें के बाद भी हम कहां पे हैं? यहां पे हैं। ठीक है, 28वें के बाद हम कहां पे हैं? यहां पे हैं। मतलब 7 राउंड ये चला 4 4 का, तब भी हम यहां पे, जैसे एक राउंड के बाद हम यहां पे होते हैं, 4 बार 4 चलते हैं, मतलब एक ये कंप्लीट हो जाता है साइकिल, तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वैसे ही हम 7 बार अगर यहाँ तक चले तो 28 पे पहुंचे, तो 29वां अंक कौन सा होगा इकाई का? ये होगा 30वां अंक और ये होगा 31वां अंक। आया समझ में? तो 31वां इकाई का अंक क्या होगा? 2 की घात 31 का 31वां घात जो होगा उसका इकाई का अंक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, ठीक, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 की घात 13। ठीक है,
अब देखो ये तो ना क्या है कि मैं इसको लिख के भी दिखा सकता हूँ कि कैसे होगा। तो जैसे 2 की घात 13 है, ठीक है, तो 2 की घात 13 है, मतलब जैसे मैंने क्या बोला, जो भी घात है पावर में जो है, उस पावर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 4 का, तो 4 से इसे डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, बचा कितना 8। अब ये एक बच गया, इसका क्या मतलब है, जैसे क्या हो रहा है कि ये साइकिल 3 बार कंप्लीट चल रही है। जैसे देखो 2 4 8 6, तो ये जब घात 1 होगा तो ये होगा, 2 होगा तो ये 3 और ये 4 पे, फिर 5 पे 2 होगा, 6 पे 4 होगा, 7 पे 8 होगा और 8 पे 6 होगा। वैसे 9 10 11 12 3 राउंड कंप्लीट हो गए। तो 2 की घात 13 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। 2 की घात 13 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो इसका 2 की घात 13 का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 आएगा, या इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो 2 की घात 10 तक लिखा है, 2 की घात 11 कट जाएगा, 204 है ना। तो 2 की घात 12 में क्या आता, जैसे 10 तक तो हो गया, 11 में क्या आया, ये आ गया। और 2 की घात 12 में मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, 4096, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया, ये भी साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अगला नंबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये तो छोटा था इसलिए हमने ऐसे पता कर लिया, लेकिन बड़ा होता तो हम क्या करते, जैसे हम ऐसे निकाल नहीं सकते ना, तो इसलिए हम क्या है, इस प्रोसेस से हमें निकालना होगा। तो जैसे 2 की घात 13 में देख लिया, 2 की घात 31 देख लिया। अब जैसे 2 की घात 56 है, ठीक है, तो ये कहां पे आके रुकेगा, तो जैसे मान लो कि इसका घात कितना है, 56, कितने का रिपीट होता है, एक साइकिल कितने का चलता है, 4 का, तो 4 से चला है तो 4 4 1 4 चौके 16, ये कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या, तुम्हारी गाड़ी आके कहां रुक रही है, यहां पे आके रुक रही है, मतलब हर राउंड कंप्लीट हुआ। और ऐसे कितने राउंड हुए, 14 राउंड हुए। तो राउंड कंप्लीट होने पे आप कहां पे आके रुकते हैं, यहां पे रुकते हैं। कुछ रिमाइंडर होता, जैसे 1 2 या 3 तक ही रिमाइंडर हो सकते हैं, तो एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब यहाँ पे नीचे भाग देने पे अगर 1 बच रहा है तो आप यहाँ पे हो, भाग देने पे 2 बच रहा है मतलब आप यहाँ पे हो, भाग देने पे 3 बच रहा है मतलब आप यहाँ पे हो, और कुछ नहीं बच रहा है मतलब आप यहाँ पे हो। तो अभी तो कुछ नहीं बच रहा है, तो 2 की घात 56 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। आया समझ में, 2 की घात 6 का 2 की घात 56 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 2 की घात का शुरू का 4 ये हम रख लेते हैं, क्योंकि रिपीट में तो इतने ही आते हैं। वैसे ही अब देखते हैं 3 के लिए। तो देखिए 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, है ना, 3 की घात 5 243। देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसमें भी रिपीट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो 3 की घात 6 हो गया 729, देखो रिपीट हो रहा है ना। तो ये यहाँ भी कितने का है, पावर 4 की पावर का ये है केवल, उसके बाद ये भी रिपीट होने लगता है। जैसे कि मैं बोलूं कि 3 की घात 25, तो 3 की घात 25 मतलब 4 के बाद में मैं कहां होऊंगा, यहां पे होऊंगा, है ना। तो 25 है तो यहां पे भी कितने का साइकिल बन रहा है, 4 का। देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, मतलब बेस जो है इसका 2 है 3 है, तो 2 की घात में 3 की घात में हमने देखा कि 4 4 का पेयर बन रहा है, लेकिन हर एक में 4 का पेयर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये निर्भर करता है कि किस अंक में कितने के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो हम उतने के उससे डिवाइड करेंगे। समझ में आया, जैसे यहाँ पे 4 का सीक्वेंस बन रहा है, ये फिर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, किसको, इसकी
घात हो। जैसे यहाँ पे घात कितनी है 25 है, इसे 4 से डिवाइड किया तो 6 चौके 24, बचा कितना 1 बच गया। अगर कुछ नहीं बचता तो मैं यहाँ पे होता, अगर घात यहाँ पे 1 बच गया तो मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। तो 3 की घात 25 का इकाई का अंक या यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यही चीज मैं देता 3 टू द पावर 39 तो 39 होता, तो मैं 39 को किससे डिवाइड करता, किससे डिवाइड करता 4 से, तो 4 से तो 4 9 जा 36, कितना बच गया 3 बच गया। मैंने क्या कहा था कि 4 से डिवाइड करें तो 3 से ज्यादा तो नहीं बच सकता, 3 से ज्यादा बच रहा है नहीं बच सकता, मतलब 1 2 3 बच रहा है, मतलब मैं कहां पे हूं 7 पे। तो 3 की घात 39 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, कहां पे हूं मैं 1 2 3, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हो सकता है आप लोगों को समझ में आया है ना। तो 3 की घात 39 का इकाई का अंक कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अगर 3 की घात 24 होता तो क्या होता, 24 है मतलब 24 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 चौके 24 कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, शेषफल, अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बच रहा है, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। जब भी साइकिल कंप्लीट होगा तो कहां पे होऊंगा मैं, यहां पे होऊंगा, क्योंकि 4 का साइकिल चल रहा है तो इसलिए इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस प्रकार से ये 3 के लिए था। देखो आपको ये सब याद रखना है, मैं इससे रिलेटेड अभी 1 2 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि इनका काम कैसे आएगा। ठीक है, जैसे अब देखते हैं 4 का, तो 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256। और इस प्रकार से आप देखो क्या हो रहा है 4 6 4 6, ये क्या हो रहा है रिपीट होना अभी से चालू हो गया। मतलब कि 4 की जो घात में केवल 2 ही इकाई के अंक आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि जब भी 4 की घात विषम संख्या होगी या ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा 4 आएगा, और जब सम संख्या या इवन नंबर होगा तो क्या आएगा 6 आएगा। जैसे 4 की घात 32 है तो ये 32 क्या है सम संख्या है, तो सम में क्या आता है इकाई अंक, इकाई का अंक क्या आएगा 6। ये 4 की घात 65 होता तो इकाई का अंक क्या होता 4 होता। आप अब बोलोगे सर ये नए तरीके से क्यों बता दिया, देखो अगर मैं इसको डिवाइड भी करता तो 65 को मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 32, तो बचेगा कितना 1 बच गया। तो अब 1 बच गया, 2 का ही साइकिल है, कंप्लीट डिवाइड होता तो यहाँ होता, कुछ बच जाएगा मतलब बस तो एक ही सकता है तो यहाँ होगा। तो उससे भी बढ़िया सिंपल तरीके से हमने बता दिया कि अगर 4 की घात में या जो है घात अगर सम संख्या है तो 6 आएगा और विषम संख्या है तो 4 आएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक, ओके। 5 पे देखते हैं, 5 पे क्या मिलता है मुझे, 5 पे क्या मिलता है। तो देखो 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। 5 की घात का तो इकाई का अंक, 5 की कितनी भी घात हो इकाई का अंक तो केवल और केवल क्या आता है, इकाई का अंक क्या आ रहा है इसमें केवल 5 ही आ रहा है, 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। अब 6 के लिए देखो, तो 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 की घात पे भी कोई और संख्या मिल ही नहीं रही है, तो इकाई का अंक क्या होगा
6 की घात में भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, 6 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब 7 को देखो, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 तो 49 गुणित 7 343, ठीक है। 7 की घात 4 343 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 2401। अब 2401 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा। तो फिर से 7 की घात 5 पे क्या मिल जा रहा है, इकाई का 7 मिल जा रहा है। तो अगर 7 मिल गया तो यहाँ पे रिपीटिशन कितने का है, मतलब 4 के बाद में वापस से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने ये दोनों के एग्जांपल समझाए थे, तो यहाँ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब पावर 1 होगा मतलब 4 का साइकिल चलेगा तो यहाँ भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं 8 के लिए। तो 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3 64 गुणित 8 512, 8 की घात 4 क्या मिल रहा है 4096। और इसमें फिर से मल्टीप्लाई किया 8, फिर से 8 मिल रहा है। 8 की 5वीं घात पे वापस से मुझे 8 मिल गया, मतलब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो 8 की घात में भी रिपीटिशन कितने का है, 4 का रिपीटिशन है। 4 के बाद में वापस से फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 9 पे देखते हैं। तो 9 पे 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 81, 9 की घात 3 729, 9 की घात 4 तो 729 into 9 6561। अच्छा देखो, अब इसमें फिर से 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 9 ही मिलेगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन कितने का है, सॉरी यहाँ रिपीटिशन तो केवल 2 ही का है, 2 का। यहाँ पे रिपीटिशन कितने का है, 2 का। तो 10 की घात में बहुत से सिंपल है। 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100, 10 की घात 3 1000। मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, शून्य ही रहेगा। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, शून्य ही रहेगा, ठीक है। इसके इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो मैंने अभी आप लोगों को सारे के सारे मतलब 1 का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का पावर देगा नहीं, लेकिन जब 11 का दे दिया तो 11 का अगर देगा तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इसलिए 1 का इकाई का अंक 1 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो 1 के अलावा इकाई का अंक और कुछ नहीं होगा, केवल 1 ही होगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, जैसे कि 2 to the power 37 into 5 to the power 12 into 7 की पावर 21, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। मुझे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे केवल बताना है कि ये जो संख्या मैंने ले ली रैंडमली, इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। आया समझ में। तो चलो सबसे पहले तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 2 की घात 37 है, तो 37 को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, 1 बच गया। तो 1 बच गया, अगर कंप्लीट डिवाइड होता तो मैं यहाँ पे होता, कंप्लीट डिवाइड होता तो यहाँ पे होता। 1 बच गया, तो 1 बच गया तो मैं कहाँ पे हूँ, 2 पे। तो इस चीज का इकाई का अंक कितना आएगा, 2।
अगला 5 की घात 12। तो 5 में हमने क्या देखा था कि इकाई का अंक 5 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इकाई का अंक 5 के अलावा कुछ होता नहीं, तो इसलिए इसके इकाई का अंक क्या रह जाएगा, केवल 5 रह जाएगा। अब आते हैं हम 7 की घात 21 है। तो देखो 7 में कितने का रिपीटेशन होता है, 4 का साइकिल होता है। तो 21 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, एक बच गया। तो एक बच गया, कंप्लीट होता तो यहाँ पे होता, एक बच गया तो कहाँ पे हूं मैं, यहाँ पे। तो पहला अंक इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। ठीक, तो ये तो हमने सभी के इकाई के अंक हमने ले लिए कि सबका इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को तो इसके सबके अलग अलग इकाई के अंक से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका इकाई का अंक क्या होगा, तीनों का मिला के। तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 70। तो 70 का इकाई का अंक क्या है, 0। तो इस संख्या का, ये जो भी इतनी बड़ी संख्या थी, इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो सारे ऐसे दिए हुए थे, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक 0 आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 की पावर 15 into 9 to the power 59 into 8 to the power 12, ऐसा ले लिया हमने। तो थोड़ा अलग लेने की कोशिश किया है हमने, थोड़ा इस क्वेश्चन में जो नंबर्स उनको रिपीट नहीं किया है। तो 6 की पावर 15, तो 6 के पावर 15 मतलब हम 6 पे चलते हैं। तो देखो 6 की तो कोई भी पावर हो, 6 की कोई भी पावर हो, उसका इकाई का अंक कितना होता है, 6 ही होता है। तो इसके इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 9 to the power 59, तो 9 to the power 59 जब मैं इसको देखता हूँ 9 का, 9 में तो 4 का साइकिल होता है। तो 59 को सबसे पहले आप डिवाइड करो 4 से, तो बच कितना गया, 3। तो अगर 3 बच गया तो मैं कहां पे हूं, एक बचता तो यहाँ, 2 पे यहाँ और 3 पे यहाँ। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये तो 2 का ही रिपीटेशन था, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना चाहिए, आंसर वही आएगा, लेकिन प्रोसेस में ये गलत हो गया है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हटा दो, है ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 59 को करोगे तो 2 2 जा 4, 1 8 2 जा 16, सॉरी 9 2 जा 18, तो 1 बच गया। तो 1 बच गया, तब भी यहाँ क्या आएगा, 9 ही आएगा। आंसर वही आता, लेकिन प्रोसेस गलत हो रहा था, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। तो भी यहाँ पे क्या आया, 9 ही आया। अब 8 to the power 12, तो 8 में देखो कितने का रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 4 का साइकिल बन रहा है। तो इसको 12 को 4 से डिवाइड करो, तो 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गए। अगर तीसरी साइकिल कंप्लीट हो गई तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन संख्याओं का वापस से गुणा करो, तो देखो 6 6 6 छक्के 36, 36 और 9 9 छक्के 54 की 4, बाकी बचा 5, 9 27 5 32, 324 आया। तो मेरे को 324 से मतलब नहीं है, मुझे 324 से मतलब नहीं है, मेरा इकाई का अंक क्या आया, यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये मकसद था आपको समझाने का, इस चीज को समझाने के लिए, 2 क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये पूरा निकाल के दिखाया आपको, चाहे वो 1 डिजिट मतलब 1 से लेके 0 तक का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। जब हमने सभी को पढ़ लिया तभी जाके हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल तो एक एक क्वेश्चन हम देख रहे थे कि 2 की पावर 52, 2 की पावर 97, 3 की पावर 51 का वैल्यू क्या आ सकता है यूनिट प्लेस पर, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक,
ये क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे कुछ हम इसको सॉल्व करने से पहले बेसिक पे ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन को किया कैसे जाता है, बेसिक है ना। तो सबसे पहले कि एक रूल होता है क्या, बॉड मास, ब्रैकेट बॉड मास जो होगा उसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ, देन इसका मतलब है ब्रैकेट ऑफ, फिर इसका मतलब है डिवीजन भाग, इसमें इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ का मतलब है कोष्टक खोलना, फिर गुणा मल्टीप्लाई, देन एडिशन धन करना है, फिर ऋण करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस प्रकार से ये रूल होता है। तो ये रूल तो ठीक है कि बॉड मास है। अब जिनका गणित से स्नातक टूट चुका है उनको तो ये भी याद नहीं होगा, मैंने खाली ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है ना। तो चलो रिकॉल करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऐसे, तो ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में चारों ऑपरेशन हो रहे हैं, इनटू भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले से चलेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, नहीं ब्रैकेट तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट नहीं है तो फिर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो इस संख्या का डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 को 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया 5 आ गया, फिर प्लस 9 ऋण 7, ठीक ये आ गया। तो एक चीज सबसे पहले सॉल्व हो गई, 15 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है 3, तो आ गई 5। अब डिवाइड के बाद में अगला चीज क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे किसका करोगे, ये दो संख्याओं का, इन दो संख्याओं को फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 12 पंचे 60, धन 9 ऋण 7। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड हो गया, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद में अब क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 60 और 9 का एडिशन कितना हो गया 69 ऋण 7। अब एक ही चीज बची है, 69 में से 7 माइनस करो तो आ गया 62। तो इस प्रकार से यह नियम बॉड मास का नियम कहलाता है। इसी के तहत हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो मन किया वो कर दिया, जो आसान दिख रहा नहीं। अब इसी प्रक्रिया में बाएं से दाएं की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। अगर पहला चीज अवेलेबल नहीं, दूसरा चीज से स्टार्ट हो रहा है तो आप दूसरे ऑपरेशन से स्टार्ट करोगे, दूसरा भी नहीं है तो तीसरे से स्टार्ट हो रहा है तो आप तीसरे से करोगे अपने क्वेश्चन में, लेकिन होगा इसी सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस के अलावा किसी और सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है। अब एक और बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। कल की जो क्लास हुई उस क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप स्क्वायर याद करेंगे, टेबल याद करेंगे, स्क्वायर रूट याद करो, क्यूब रूट याद करो। उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा कुछ चीजें, जैसे एक और चीज मैं समझा देता हूँ, जैसे 2525 प्लस 177 इक्वल टू x माइनस 157। तो देखो ऐसा करते समय क्या है कि इसमें दो टाइप की चीजें हैं, एक तो चर राशि है और एक अचर राशि है। तो चर को हम कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप का जब हमें इक्वेशन दिया होगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें कोशिश करनी है कि चर राशियों को एक तरफ कर दे और अचर राशियों को एक तरफ कर दे। तो इस प्रकार से ही इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अब चर और अचर को जब एक अलग अलग करोगे तो सबसे पहली बात देखो, ध्यान से सुनो, अगर बराबर के साइन के इस तरफ
मतलब किसी भी तरफ से आप दूसरी तरफ किसी संख्या को लेके जाते हो तो अगर वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि x अकेला हो जाए तो उसके लिए x इक्वल टू, मैं x के साथ में ऋण 157 है और इस तरफ ये दो संख्याएं ऑलरेडी है तो मैं 157 को इस तरफ लाना पसंद करूंगा, ना कि इन दोनों को उस तरफ ले जाना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको इस तरफ लाएंगे तो अगर इसका चिन्ह ऋण का था तो 1225 प्लस 177 प्लस 157 हो जाएगा। अगर इस तरफ माइनस में था तो, अगर ये प्लस में होता तो इस साइड आके ये क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। अगर इस साइड ये आके इस साइड आ जाता तो ये क्या हो जाता, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिर इसको जोड़ घटाव करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, कई और लोगों की दिक्कत रहती है स्कूल में, मैंने देखा है कि जैसे अब ये सॉल्यूशन हो गया तो भाई ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, कायदे से जो अचर है, चर राशि है, उसको इस साइड लिखना चाहिए और जो आंसर आ रहा है उसको इस साइड लिखना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि वापस से जब मैं इसको प्लस नहीं रखता हूं, वापस से जब मैं इसको जोड़ के इस तरफ लिखूंगा तो फिर से इसका साइन चेंज कर देते हैं, तब साइन चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा कि ये चीज इस तरफ और ये चीज जब इस तरफ चली गई तो दोनों एक दूसरे से इधर-उधर शिफ्ट हो गए, उस अवस्था में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इस साइड लेके आ रहे हो। जैसे अभी मैं इसको सॉल्यूशन कर देता हूं तो जैसे आ जाएगा 7 7 14 14 और 5 19 के 9 1 तो 1 3 7 10 15 5 1 1 2 3 5। ठीक, ये आ गया। तो ये आंसर ऐसा लिखा है मैंने। अब ये सुंदर नहीं लगता तो कायदे से मैं 1559 इक्वल टू x नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना चाहिए ऐसा। तो 1559 x इक्वल टू क्या, 1559। तो ऐसा पढ़ने के लिए मैं दोनों को इंटरचेंज किया। तो जब ये इस तरफ और ये इस तरफ जाता है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तब चिन्ह कैसा रहता है, वही चिन्ह रहेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसको भी साइन चेंज करते हैं। सर ट्रांसफर हुआ ना इस तरफ से इस तरफ, नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। ये इसकी जगह पे आ गया, ये उसकी जगह पे चला गया। समझ में आया? इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे ये ऋण में था, इस तरफ से ये केवल इस तरफ आया था, यहाँ सारी चीजें उठ के इधर से उधर चली गई, तब इसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। तब इसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, ओके। अब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देने से आपकी वो चीजें जो है फास्ट नहीं हो जाएंगी। सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए कि छोटी छोटी बातें जो गलतियां करने के कारण बन सकती है, उन गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले उन चीजों को जानना जरूरी है। जब हम जान जाएंगे तब हम उसके बाद में फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम समझते चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो उसके बाद में टॉपिक वाइज हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है x * 1400 = 1050। तो x 1400 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होगी उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। जैसे सोचो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के साथ 1400 मल्टीप्लाई में है तो ये उस साइड जाके 1050 के नीचे किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे भाग करोगे, तो ना शून्य को शून्य से काट दो, शून्य को शून्य से काट दो। फिर देखो अब 5 का डिविजिबिलिटी दोनों पास कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 0 है, तो दोनों 5 से भी कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये कट गया। अब ये और कट रहा है 7 से, 7 या 21, 7 चौके 28, तो x का मान आ गया 3/4, x का मान आ गया 3/4। तो इसमें बताने वाली बात ये थी कि जो चीज गुणा में है दूसरी साइड जाके वो
भाग में हो जाएगी। अगर यही चीज ऐसा होता है x बटा 1400 इक्वल टू 1050, तो ये x के साथ भाग में था, उस साइड जाके ये क्या हो जाता, गुणा में हो जाता, उस साइड जाके क्या हो जाता, ये गुणा में चला जाता। तो इस प्रकार से ये एक फंडामेंटल। और याद रखो, अगर कोई भी अचर चर राशि के साथ में या वेरिएबल के साथ में कोई मल्टीप्लाई में है, तो सेकंड साइड पे जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड में है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1000 की घात 9 भागित 10 की घात 24। इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले कल हमने एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था। कल हमने क्या पढ़ाया था, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, घातांक के नियम पढ़ाए थे। तो घातांक के नियम में हमने देखा था, सबसे पहले तो एक काम करो, इस 1000 को तोड़ो। इस 1000 को हम 10 के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखा जा सकता है। तो शून्य से शून्य का जब ऐसा मल्टीप्लाई किया जाता है तो सीधा सीधा लिख दिया जाता है 10 की घात 3। और आप यहां से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, क्यों 3 शून्य दिख रहे हैं, तो आप इसे 10 की घात 3 लिख लो, की घात 9 डिवाइडेड बाय 10 की घात 24। तो अब कल जो नियम लिखवाए थे उन नियम के अनुसार 10 की घात 3 की घात 9 है, तो जब घात की घात होता है तब घात आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कल हमने ये रूल बताया था, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इनटू n। तो ये हो जाएगा 10 की घात 27 डिवाइडेड बाय 10 की घात 24। ठीक, अब देखो ये भाग में है, तो भाग के लिए हमने क्या नियम बताया था कल, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मतलब कि जब डिवाइड में होंगे घातांक तो केवल घात जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे घात 24 और 27 से 3 हो जाएगा 10 की घात 27 ऋण 24 मतलब 10 की घात 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। 10 की घात 3 मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था, आज उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, है ना। तो इसलिए क्या है, जो भी क्लास होती है आप उस क्लास का रिवीजन घर पे जरूर करेंगे। आप उसको रिवाइज करेंगे तो अगली क्लास में उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और आप उससे टाल दोगे तो आपको आगे समझने में परेशानी होगी, पढ़ने का फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 9 8 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो एक काम करो, दोनों भाग में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको भाग दे दो, इसको, तो इसको 8 से भाग दे दो। तो 8 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 8 9 8 8 28 भाग नहीं जा रहा है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है ना। तो पॉइंट में आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो एक और दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं ताकि जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 666 भागित 6 भागित 3। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि बॉडमास वाला जो रूल था, उस बॉडमास वाले रूल से पहले चलो, तो लेफ्ट से चलेंगे। सबसे पहले ये मिला, डिवाइड मिल गया, इसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करोगे 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 3 आ गया, 1 1 1 आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, भागित 3। तो अब 111 को 3 से भाग देना है, तो 111 को 3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 से भाग देने के लिए मुझे क्या करना है, इसको जोड़ के देखना है। तो 30 का सम कितना आ जा रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करो, तो 3 3 9 2 बच गया, 7 3 21। तो इसका आंसर कितना आ गया, 97। सॉरी 97 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, 3 3 9
3 9 17 37 आएगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद में अगला है 800 भागित 64 गुणित 1296 भागित 36, ये है। तो हमने जो रूल पढ़ा बॉर्ड मास का, उस रूल के मुताबिक सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 800 को 64 से भाग दो। तो देखो जब ऐसा होता है तो कई बार हम रूल को ताक पे रख के और सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा और ये भी 8 8 64 हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे ऐसे तो कायदे से छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन हमको तेज करना है तो हमको जो दिख रहा है सबसे पॉसिबल उससे पहले हम काट लेंगे। तो अगर ये 8 से कट के 800 100 आ गया और ये 8 8 64 आ गया। और कर सकता है क्या, हम कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो ये 25/2 आ गया। कितना आ गया, 25/2। अभी इसको और सॉल्व नहीं करते। अब इसको देखो 1296 भागित 36। तो सबसे छोटा 36 से, तुम 36 का टेबल याद नहीं है तो 6 से हो सकता है क्या, 6 से देखो तो हो सकता है क्या। अगर ये तो हो रहा है 6 से, 6 6 का 36। अब ये वाला जो है 6 से भाग देने के लिए 2 और 3 का रूल लगना चाहिए। तो 2 का रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। और 3 वाला कर लेते हैं, 3 का देखते हैं। तो 2 1 3 3 और 9 3 12 6 18 18 6 3 से भाग जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 6 से डिवाइड चला जाएगा। तो चलो 6 से कर देते हैं। 6 6 का 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6, फिर 6 का 36, फिर 6 से ये फिर से 6 से चला जाएगा क्या, 6 2 8 1 9 चला जा रहा है। तो 6 3 18 और 6 6 के 36, तो इसका आंसर आ गया 36। देखो अगर हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू ले भी आते हैं 25/2 का, तो कोई मतलब नहीं है। देखो अभी इसके साथ गुणा में है, और ये तो अगर गुणा में है और ये नीचे भाग में है तो इससे ये कट जाएगा। तो ये आ गया 25 गुणित 18। तो 25 गुणित 18 का मतलब हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करने जाते हैं, मल्टीप्लाई की जगह हम इसको 25 गुणित 20 कर लेते हैं 500, तो 450 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने अभी इतनी जल्दी कैसे करनी है 25 गुणित 18। देखो 25 गुणित 18 कर देते तो कितना आता है, 8 5 40 0 4 8 16 4 20 और ये मतलब 25, तो ये आ गया 5 450। ठीक, तो मैंने कैसे किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 गुणित 20 कितना हो गया 500, और 500 में से 2 माइनस कर दिया, मतलब 25 गुणित 2 50 मैंने माइनस कर दिया। तो 500 में 50 माइनस किया तो कहाँ आ गया 450। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। जैसे ये क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब समझिए कि 25 गुणित 18 करना था, तो 18 से करने के लिए मुझे टाइम लगता है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 20 मान लिया, तो 2 ज्यादा मान लिया, तो ये 25 गुणित 20 हो गया। तो 18 को मैंने क्या लिख दिया, 18 को क्या लिख दिया मैंने 20 ऋण 2। तो मन में मैंने 25 गुणित 20 कर लिया और उसको 25 गुणित 2 उसमें से माइनस कर दिया। तो ये 500 में से 50 माइनस हो गया, तो 450 बच गया। तो इस प्रकार से फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगला है फाइव 87 इंटू मान लो 999 है। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, 587 को 999 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपका समय ज्यादा लग जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसा ना करके हम ऐसा करते हैं 587 इंटू 1000 माइनस 1, क्यों, इसका क्लोज क्या है 1000। तो देखो जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, क्या, जितना ये संख्या है उसके आगे इतने जीरो लगा दो, काम बन गया। और इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 587। अब इसमें से अब 587 को माइनस कर दो, तो 587 000 माइनस
587 किया तो ये आ गया 3 9 में गया 5 4 6 5 8 तो ये आ गया 5 8 6 4 1 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाता ना तो ये तो तय इतने कम समय में ये नहीं हो सकता। तो कई बार हमें क्या होता है सोचना पड़ता है आगे, एक कदम आगे सोचो कि 999 से मल्टीप्लाई करता तो 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने उसकी जगह 999 की जगह 1000-1 लिख दिया। तो 1000 से उस चीज का मल्टीप्लाई करना आसान है, और इतने बड़ी संख्या में से अगर एक बार 587 को माइनस करना है तो माइनस करना मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान है ना। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, ऐसा 1000-1 लिख लिया उसे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 1397 गुणित 1397, तो इसे कैसे लिखा जाए 1397 गुणित 1397, तो ये हो गया 1397 का वर्ग। तो मैं इसे 1397 का वर्ग लिखने की बजाय 1400-3 का अगर वर्ग लिखूं तो जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 1397 की जगह, क्योंकि 4 बाय 4 को मल्टीप्लाई करना बहुत दिक्कत पर है। अब मैंने इसे लिख लिया ऐसा, कैसा 1400-3 का वर्ग। अब कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था क्या, कि a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 1400 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ऋण 2 गुणित 1400 गुणित 3। अब इसे कंपेयर करो, देखो ये है a और ये है b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह a का स्क्वायर कितना हो गया 1400 का वर्ग, b का स्क्वायर 3 का वर्ग ऋण 2ab। तो ये 1400 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप 1400 का वर्ग करने के लिए कुछ मत करो, पहले 14 का वर्ग करो, कितना आ गया 196, 2 जीरो थे चुपचाप 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो का डबल कितना हो गया 4 जीरो प्लस 9 ऋण ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 14 छक्के 84, ठीक है 8400 हो गया, ठीक। अब इसमें आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो 196000009, मैं इसे 8400 घटा दूं, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 9 बच गया 0, 10 में 4 गया 6 और 9 में आ गया 1, 5, आंसर क्या आ गया 1951609। इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि इतना तामझाम करके हमने आंसर निकाला, लेकिन आप 4/4 का मल्टीप्लाई करने जाओ आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपका एक बार में सही नहीं आया और वापस आप फिर से जाके फिर से मल्टीप्लाई करना चालू कर दो तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो इस तरीके से हम इसे फॉर्मूले से अगर करने जाए तो देखो चीजें बड़ी आसान होंगी। भाई क्या होता है ना, जीरो का स्क्वायर करना बड़ा आसान है, आपने चाहे यहाँ देखा मल्टीप्लाई करना हो चाहे इसको स्क्वायर करना हो, बड़ा ही आसान हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, एक 107 गुणित 107 प्लस 93 गुणित 93, ठीक। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप 107 का 107 से मल्टीप्लाई करो, 93 का 93 से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत मेहनत हो जाएगी। तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं 107 का वर्ग धन 93 का वर्ग। तो देखो ये तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये फार्मूला जरूर था, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो मुझे तो ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ उसको इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरा a और ये हो गया क्या b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का स्क्वायर मतलब 107 घन 93 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित 107 गुणित 93। तो देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 200, 200 का वर्ग ऋण इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 107 गुणित 2 214 गुणित 93, ये उससे ज्यादा आसान है। तो 200 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग 4, 2 जीरो थे 4 जीरो लगा हुआ माइनस 214 गुणित 93 कर दो, 214 गुणित 93 ये आ गया 19,902। 40,000 में से 19,902 गया तो ये बच जाएगा 20,098। ठीक, इस प्रकार से इसे फॉर्मूले, देखो कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो तो हमने पढ़े, उसको जलाना कैसे है अब समझ में आएगा कि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में उसको धीरे धीरे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये देखो 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94। तो इसका मूल स्वरूप थोड़ा सा ऐसा है क्या, 106 का वर्ग ऋण 94 का वर्ग। तो ये कैसा दिखता है, कल हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो ये a हो गया और ये मेरा b हो गया, तो 106 प्लस 94 106 माइनस 94। ठीक है, तो 106 और 94 का सम कितना हो गया 200 और 106 में से 94 गया तो आ गया 12, 12 दूनी 2400, ये इसका आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से इसे हमने सॉल्व कर दिया किससे, फॉर्मूले से। ठीक, एक क्वेश्चन पावर के फॉर्म का देखते हैं, 112, एक और क्वेश्चन है मेरा 112 गुणित 5 की घात 4। देखो इसे कितना सिंपल कर सकते हैं, 5 की घात 4 है, 5 की घात 4 मतलब 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125 और 5 की घात 4 625। 625 गुणित 112 करने की बजाय मैं इसको तोड़ देता हूं, तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 112 मतलब, ठीक है चलो 112 को तोड़ते हैं, 2 से डिवाइड किया 2 10 2 छक्के 2 फिर से 28 फिर 2 से 14 फिर 2 से 7। तो यहाँ कितने जीरो आ गए, 2 कितने आ गए 4 है ना। तो ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुणित 2 की घात 4 गुणित 5 की घात 4, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इनका आधार सेम है तो इनको एक साथ अंदर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कल हमने पढ़ा था। तो 5 गुणित 2 की घात 4, तो ये हो गया 7 गुणित 10 की घात 4, तो इसका आंसर आ गया 4 जीरो लगा तो 7 4 जीरो आंसर 70 जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है ना। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से इसका देखो हमने क्या किया, इसे हमने रीअरेंज किया, हम चाहते तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा देखो कभी भी आपको 5, अगर आपको कहीं 5 दिख रहा है ना, 5 किसी नंबर में किसी क्वेश्चन में 5 दिख रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो 226 है तो 226 से 5 को मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसमें से
2 बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 113 और ये 5 और 2 मिलके बन गए 110। तो 13 गुणित 10 गुणित 113 तो ये हो गया 1130। तो ये ज्यादा आसान होता है। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप उसमें 2 खोजना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 5 1 2 से मल्टीप्लाई होके एक शून्य बना देगा, जो कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा, है ना, मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो आज की क्लास को इतने पे ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कल जो है फिर यहाँ से आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।